हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज मैंने आप लोगों के लिए जो लेक्चर मैं सोच के आई हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो है लिटरेरी टर्म्स पार्ट 2। इससे पहले लिटरेरी टर्म्स पार्ट 1 जो है वो अपलोड हो चुका है, 2-3 दिन पहले वो आया था एंड होपफुली बहुत अच्छा रिस्पांस उसका मिल रहा है। तो उसी को सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 2 है। वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग थी, ये एक वीडियो है। और लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो लिटरेरी टर्म्स के बारे में आप ये जानिए कि लिटरेरी टर्म्स जो होते हैं, लिटरेचर जब लिखा जाता है तो उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसके को समझने के लिए उसके कुछ एक टर्म्स होते हैं जिनको समझे बिना शायद लिटरेचर को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम सब जब पढ़ते हैं, जब बचपन से पढ़े आ रहे हैं आयम्बिक पेंटामीटर एंड एनापेस टेक्टाइलिक एंड ये सब जो है पढ़ते चले आ रहे हैं। इवन पैथेटिक फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, ऑल दीज टर्म्स are heard by the students of literature। बहुत लोगों को ये पता भी होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होते हैं, केवल रट लेते हैं। तो रटने से बेहतर है कि अगर हम लिटरेरी टर्म्स को समझ लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस कि हम उनको जो है वो, अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम उनके आंसर्स भी दे देते हैं। चलिए अब इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए लिटरेरी टर्म्स के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। तो हमारा टॉपिक ही है लिटरेरी टर्म्स पार्ट 2। और लिटरेरी टर्म्स में जो मैंने पहला लिटरेरी टर्म आप लोगों के लिए लिया है वो है आयनी। अब ये आयनी क्या होता है, देखिए आयनी मीन्स कि जब स्पीकर का मतलब, वर्ड्स कुछ और होते हैं और स्पीकर का मतलब कुछ और होता है कहने का, तो उसे क्या कहा जाता है, आयनी कहा जाता है। आयनी मीन्स कि इसमें क्या क्या जो है, जैसे कि किसका एग्जांपल दूं कि अगर यहाँ पर जैसे जूलियस सीजर में जब एंटनी सीजर के मृत्यु के बाद उसके बारे में बोलने के लिए आया था और उसने जो है कहा कि भाई मैं यहाँ पर सीजर को, आई हैव नॉट कम हियर टू प्रेज सीजर। उसके बाद उसने सीजर के बारे में लोगों को बताया कि भाई सीजर कहीं से कहीं तक भी एम्बिशियस नहीं था और ये उसने अपनी बातों से बताया। और उसके बाद कहता है कि अगर ब्रूटस कह रहा है कि सीजर जो है वो एक एम्बिशियस इंसान था एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, तो यहाँ जो ऑनरेबल मैन है उसमें उसका मतलब ऑनरेबल का वही मतलब नहीं है जो जो वो कहना चाहता है। तो आयरनी का मतलब होता है कि जो सामने दिखता हुआ जो वक्तव्य है दैट इज डिफरेंट एंड द अंडरनीथ मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज नोन एज आयनी। तो मैं आयनी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ, आयनी की थोड़ी सी आपके डेफिनेशन। अ स्टेटमेंट दैट appears to be praise but in reality it's a condemnation is known as irony। ये एक ऐसा स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज, जो लगता है कि ये तारीफ है लेकिन रियलिटी में दैट इज कंडेमनेशन। अच्छा, आयनी होती कौन कौन सी है, सबसे पहले हम लेते हैं वर्बल आयनी। सबसे पहली आयनी है वर्बल आयनी, इसका मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन द पर्सन says something and he intends to say different thing, that is known as verbal irony. Here Antony is from no angle is praising Brutus. He means to say that if he were if had he been or an honorable person, he would not have killed Julius Caesar। कि अगर वो एक
ऑनरेबल पर्सन होता तो वो जूलियस सीजर को कभी भी नहीं मारता, मगर ऊपर से वो यही चीज दिखा रहा है जैसे कि वो ब्रूटस को प्रेज जो है वो कर रहा है। आप एक सिंपल शब्दों में लें तो वर्बल आयरनी को हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे किसी को हम ये कहते हैं, कोई बहुत लेट आया और हम कहते हैं आप तो बड़ी जल्दी आ गए, तो ये जो चीज है कि ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्बल आयरनी। उसके बाद दूसरी आयरनी जो होती है दैट इज सिचुएशनल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी का क्या मतलब होता है? देखिए सिचुएशनल आयरनी है when the characters actions when the characters actions have an opposite effect from what was intended। अब जैसे मैं इसको समझाऊं कि वो सिचुएशनल आयरनी को आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए एक गन जो है वो खरीद के लाता है और वो अपनी सुरक्षा के लिए लाया है। उसका जो एक्शन है वो किस लिए है कि अपनी सुरक्षा के लिए खरीद के लाया है। मगर ऐसा होता है कि भाई वो कभी किसी दिन अपनी गन साफ कर रहा है और उस गन से एक्सीडेंटली गोली चल जाती है और वो उसी गन से मारा जाता है। तो दिस इज नोन एज सिचुएशनल आयरनी, कि जहां पर जब जो कैरेक्टर के एक्शंस हैं उसका ऑपोजिट इफेक्ट जो है वो हो जाता है, दैट इज नोन एज सिचुएशनल आयरनी। तो आयरनी के दो भाग मैंने आपको बताए और इसी तरीके से मैं आपको और भी जो है अभी और दो आयरनीज के बारे में और बता रही हूँ। आप यहाँ तक ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दो और आयरनी के बारे में बताती हूं। चलिए ये देख लिया होगा आपने, लिटरेट टर्म्स लिखना था, टर्म लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज जो नेक्स्ट है दैट इज ड्रामेटिक आयरनी। अब ये ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है इसके बारे में समझिए कि ड्रामेटिक आयरनी when there is a gap between what the audience know and what the character believes। इस बात का ये मतलब हुआ कि जैसे मैं आपको इसका मैकबेथ से एक एग्जांपल देती हूँ, मैकबेथ से, कि जब एक्चुअली ड्रामेटिक आयरनी तब होती थी कि जब जो है जो कलाकार होता था, हालांकि ये केवल शो किया जाता था, जो कलाकार होता था वो ये दिखाता था कि उसके एक्शन में जो एक ऑपोजिट जो है वो चीजें देखने को मिलती थी। ऑडियंस को पता होता था आगे क्या होने वाला है, लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता होता था कि आगे क्या है। ऐसा वो पोर्ट्रे करते थे। जैसे मैकबेथ में जब डंकन मैकबेथ की कैसल इनवर्नेस में उसके यहाँ पर डिनर के लिए आता है, तो वो एक उसकी एक लाइंस है यहाँ पे कि ऐसी कोई आर्ट नहीं है कि जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऑडियंस ये जानते हैं कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के दिमाग में इस समय डंकन को मारने की योजना चल रही है, बट हु डजंट नो? द कैरेक्टर को ये बात पता नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज ड्रामेटिक आयरनी। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉस्मिक आयरनी। कॉस्मिक आयरनी या जिसे आप कह सकते हैं द आयरनी ऑफ फेट। अब ये क्या होता है? द आयरनी ऑफ फेट, ये आयरनी ऑफ फेट शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का एक मुख्य एलिमेंट है। आयरनी ऑफ फेट, Irony of Fate, Hardy was a staunch believer of कि chance plays a major role in shaping the characters of human beings।
और ये जो आयनी ऑफ फेट है, इसका कॉस्मिक आयनी, कि जब हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन सितारे मिलकर कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि वो कुछ और उल्टा हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको हार्डी के नॉवल टेस्ट ऑफ द डी अबरविले से देती हूँ कि कॉस्मिक आयनी का क्या है। कि टेस वॉज रेप्ड बाय एलेक एंड शी गेव बर्थ टू अ सन आउट ऑफ दैट रेप। तो टेस के एक बेटा होता है जिसका नाम वो सौरो रखती है। समहाउ वो जो है वो उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और उसकी अब शादी होने वाली है एंजल क्लेयर से। अब एंजल क्लेयर वो शादी से पहले ये सोचती है कि एंजल क्लेयर मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट हर पास्ट। अब होता क्या है कि वो सब कुछ एक लेटर में लिखती है, और उस लेटर को एंजल क्लेयर को देने के लिए वो जाती है, और वो दरवाजे के नीचे से उस लेटर को खिसका देती है। मगर आयनी ऑफ फेट, यहाँ पे आयनी ऑफ फेट जो है एक मेजर रोल प्ले करता है कि वो लेटर एंजल क्लेयर को ना मिलके कार्पेट के नीचे चला जाता है। और यहाँ सितारों ने अपना खेल खेला कि एक्शन कुछ और होना था और हो गया कुछ और वो लेटर एंजल क्लेयर को नहीं मिलता है, बट वो अपनी शादी के बाद उसको टेस्ट के बारे में ये पता चलता है, और जो कुछ भी उसने लिखा था, और वो उसको छोड़कर चला जाता है। तो दिस इज नोन एज कॉस्मिक आयनी। कि जब जो है सारे के सारे जो सितारे हैं कि पूरी कायनात जो है वो आपके खिलाफ साजिश कर रचती है, तो दैट इज नोन एज कॉस्मिक आयनी व्हेन द फेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और वो चीज़ों को जो है हम सिचुएशन को कुछ और चाहते हैं और सिचुएशन कुछ और हो जाती है, दैट इज नोन एज कॉस्मिक आयनी। तो आयरनी ऑफ फेट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्मिक आयनी। तो ये मैंने आपको आयनी के बारे में बताया कि आयनी का मतलब क्या होता है। हो कि आपको ये चीज समझ में आई। तो इसे देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा टर्म समझाऊंगी। इसका ये जो टर्म है ये देखिएगा, ये आया, द टर्म इज किचन सिंक ड्रामा। किचन सिंक ड्रामा। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है। एक्चुअली दिस टाइप ऑफ ड्रामा became popular between 1950s and 60s. 1960s. The heroes or the protagonists of this type of were known as angry young men and इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है लुक बैक इन एंगर, जो कि है जॉन ऑसबॉर्न का। तो जी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसे किचन सिंक। एक्चुअली इंग्लैंड में 1950 से 1960 के बीच में एक रियलिस्टिक ड्रामा की जो है वो शुरुआत हुई, जिसमें अब आप सोचेंगे रियलिस्टिक ड्रामा, बिल्कुल क्रूड रियलिटी जो है वो दिखाई गई। एक जैसे एक वर्किंग क्लास के लोगों की जो है, और जो कि जो वर्किंग क्लास लोगों की जो है वो रियलिटी जो है वो दिखाई गई। इससे पहले इतनी रियलिटी, इतना क्रूड फॉर्म में रियलिटी जो है वो नहीं दिखाई गई थी। किचन सिंक रियलिज्म के जो एक्टर्स होते, वो जो कलाकार, जो प्रोटेगनिस्ट होते थे, उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाता था, जो डिसइल्यूजन्ड होते थे। डिसइल्यूजन्ड का मतलब है कि जिनको हर तरीके के जितने भी जो उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं होता था जिससे वो बहुत खुश होते, अपने फ्यूचर के प्रति किसी भी तरीके से जो है वो खुश नहीं होते थे। वो डिसइल्यूजन्ड यानी कि भ्रम टूटे हुए होते थे। और इसमें वर्किंग क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बारे में जो है वो बताया जाता था। और ये जो एक क्लास होती थी जो इसमें
जो वर्किंग क्लास होती थी, इनका दूसरे जो और जो सोसाइटी के लोग हैं उनके प्रति एक आक्रोश जो है वो दिखाया जाता था। बहुत ही क्रूड फॉर्म के ड्रामास जो हैं वो हुआ करते थे, और ये जो प्लेज है इनके में वर्किंग क्लास लोगों की जो लाइफ्स होती थी वो डिस्क्राइब की जाती थी। और ये इसके में जो इसका सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर। जो हीरो होता था वो अक्सर सोसाइटी से, उसके नॉर्म से दुखी हुआ करता, मतलब गुस्से से भरा हुआ होता था, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ होता था। इसमें दिखाया जाता था कि वर्किंग क्लास लोग हैं जो पूरे 6 दिन काम करते हैं या 5 दिन काम करते हैं, और लास्ट के दिन में किसी एक बहुत ही ऐसे ही लो बजट पब में जो है वो बैठकर अपना जो है वो पिंट जो है पीते हैं, यानी कि शराब जो है वो पी के अपना गम गलत वो करते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो भरा रहता है सोसाइटी के प्रति, और इसी चीज को दिखाया है उन्होंने किचन सिंक रियलिज्म में। एक बिल्कुल क्रूड फॉर्म जो दिखाई है, कहीं से कहीं तक अनवांटेड अनपॉलिश्ड दिखाई गई है, कि जैसी उस समय की लाइफ है, दैट लाइफ इज पोर्ट्रेट, उसे कहा जाता है किचन सिंक रियलिज्म। तो देखिए किचन सिंक रियलिज्म क्या है। किचन सिंक रियलिज्म ये इंग्लैंड का है। अनपॉलिश्ड अनवार्निश्ड लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल, उनकी डिसिल्यूजन्ड लाइफ एंड हाउ दे वर फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ये दिखाया गया है किचन सिंक ड्रामा में। तो आई होप कि ये इसका लुक बैक इन एंगर, दैट इज जॉन ऑसबॉर्न्स। द नेक्स्ट वन इज, चलिए आगे बढ़ते हैं किचन सिंक ड्रामा के बाद। चलिए आगे दिख, अब मैं आपको इसमें बता रही हूं। नेक्स्ट वन इज सरकाज्म। अब सरकाज्म और पैराडॉक्स में क्या अंतर होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। इट्स अ डायरेक्ट अटैक। सरकाज्म इट इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन समवन, यानी कि शब्दों से, वैसे नहीं। इट्स अ डायरेक्ट अटैक। मैं पहले दोनों को लिख देती हूं फिर आप लोगों को बताती हूं। द ऑथर सेज, देखिए द ऑथर सेज व्हाट ही मीन्स। देखिए अभी इसमें हमने जो है आयरनी, अभी सबसे पहला जो हमने लिया था आयनी और सरकाज्म में अगर हम अंतर करें तो आयनी में होता है कहने का मतलब होता है कुछ और कहते हैं कुछ, और सरकाज्म का मतलब होता है बिटर अटैक ऑफ वर्ड, जिसमें ऑथर का जो कहता है ना वही उसका मीनिंग होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। एग्जांपल इज, ये स्विफ्ट ने दिया है, वी क्रिश्चियंस have just enough religion। तो कई बार ये आता है क्वेश्चन इस तरीके से है, ये सरकाज़्म में ये आयनी है, तो इसमें इसको अंतर जो है मैं आप लोगों को बता रही हूं। have just enough religion to make us hate but not enough to make us love each other। Now this is not the example of आयनी, ये आयनी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि आप ये खुद देखिए क्योंकि क्रिश्चियंस, ये स्विफ्ट ने कही है, ये स्विफ्ट की लाइन्स है। उसने कहा वी क्रिश्चियंस हैव जस्ट इनफ रिलीजन, हमारे पास इतना रिलीजन है कि हमें उसने नफरत करना तो सिखा दिया, कि हमें धर्म ने नफरत करना तो सिखाया, लेकिन इतना नहीं है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखा दे। तो ये जो एक बिटर अटैक है रिलीजन के ऊपर, इसमें कहीं से कहीं तक भी इसको जो है वो शुगर कोटेड नहीं किया गया है, कि जब शब्दों की तीखी मार जो है वो की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, सरकाज्म। आयनी और सरकाज्म में अंतर यह है कि आयनी में कहते कुछ हैं और उसका मीनिंग उल्टा होता है, सरकाज्म में जो कह रहे हैं उसका मीनिंग वही होता है, दैट इज सरकाज्म। तो ये दोनों में अंतर है, सरकाज्म में और उसमें। अब ऐसे ही एक और टर्म आती है जिसे कहते हैं पैराडॉक्स। तीनों में अंतर मैं आप लोगों को आज क्लियर कर रही हूं। देखिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। तो हमने सबसे पहले जो लिया था दैट वाज आयनी, उसके बाद मैंने आपको बताया किचन सिंक ड्रामा, नेक्स्ट टर्म इज सरकाज्म, और अब मैं आप लोगों को बता रही हूं पैराडॉक्स।
देख लीजिए इसको। अब पैराडॉक्स का आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, देखिए। There is no one so poor as a rich miser. अब आप ये देखिए, पैराडॉक्स होता क्या है? अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, a contradictory statement but is well founded. एक ऐसा एक विरोधाभासी स्टेटमेंट लेकिन जिसके अंतर्गत एक सत्य छिपा रहता है, उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, देयर इज नो वन सो पुअर एज अ रिच माइजर। ये कोई भी उतना गरीब नहीं है जितना कि एक अमीर कंजूस। तो जी बिल्कुल सही बात है। तो पढ़ के लग रहा है कि ये तो बड़ा विरोधाभासी सा स्टेटमेंट है, लेकिन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर कोई इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर वो अपने ऊपर खर्च नहीं करता है तो उससे गरीब कोई भी नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से ये जो लाइन है, ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ ने दिया है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। कोई सोचेगा भाई हाउ? तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन मीन्स वे जितना एक बच्चा अपने से बड़ों को जो है वो सिखा सकता है, वो बड़े बड़े नहीं सिखा सकते। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये भी एक पैराडॉक्स का ही एग्जाम्पल है। तो हमारे ये तीन है, आयनी कहते हैं कुछ और मतलब होता है कुछ। सरकाज्म, बिटर अटैक ऑफ वर्ड्स, कि जब हम राइटर का कहने का वही मतलब होता है जो वो कह रहा है। एंड दैट इज पैराडॉक्स, कि एक कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट लेकिन जिस स्टेटमेंट में एक सत्य छिपा रहता है, दैट इज नोन एज पैराडॉक्स। तो चलिए आज की एक और लिटरेरी टर्म मैं आप लोगों को करा रही हूं, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को से फिर मिलती हूं नेक्स्ट लेक्चर में। द नेक्स्ट लिटरेरी टर्म इज पैथेटिक फैलेसी। अब ये पैथेटिक फैलेसी क्या है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे। देखिए देखिए यहां पे एक ये आया, द फ्रेंडली सन। सबसे पहले एक चीज समझिए, अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। लेकिन इसमें भी ना अलग अलग वो होते हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी नेचर के ऑब्जेक्ट्स को दे दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी जो है वो कहा जाता है। ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी। जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि भाई अगर बारिश हो रही है और अगर हम ये कहते हैं कि आज आसमान भी मेरे साथ रो रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी। ऐसे ही मैंने अगर ये लिखा द फ्रेंडली सन, तो सन जो है वो नेचर का ऑब्जेक्ट है और हमने उसके साथ फ्रेंडली लगा दिया, तो फ्रेंडली जो है वो हो गया हमारा कि भाई बहुत ही मित्रवत दोस्त, मित्रवत सन। तो वो जो है नेचर के ऑब्जेक्ट को हमने ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी दे दी, तो उसे क्या कहा जाता है? पैथेटिक फैलेसी। एक और टर्म इसमें आती है, एक मिनट में इसको जरा बात करके आपको बताती हूँ। एक और टर्म इसमें आती है ट्रांसफर्ड एपिथेट। लोग कई बार इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये मैं उन सभी के लिए नहीं कह रही हूं जो ये सब चीज पढ़ चुके हैं या जिनको इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है। ये उनके लिए है जिनको अगर इन टर्म्स की बारे में, बेसिक के बारे में नहीं पता, उनके लिए। ना तो मैं कहीं से कहीं तक भी ये नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूँ, या जो मुझसे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता है। लेकिन एक ये है, एक बेसिक से चीजों में के बीच में अंतर बताने की
कोशिश जो है वो कर रही हूँ कि कैसे इन टर्म्स को आप बहुत इंजॉय करके और बहुत अच्छे से समझकर आप इन्हें याद कर सकते हैं। एपिथेट के बारे में सबसे पहले सुनिएगा कि एपिथेट क्या होता है। दैट इज एन एडजेक्टिव। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है कि जब किसी ह्यूमन बीइंग का एडजेक्टिव एक नॉन लिविंग थिंग पे ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे अगर हमने बोला कि स्लीपलेस पिलो, तो पिलो जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है और उसके आगे हमने ह्यूमन बीइंग्स का एडजेक्टिव जो है वो लगा दिया। एपिथेट और पैथेटिक फैलेसी में अंतर ये है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट में एडजेक्टिव जरूर आएगा जो नॉन लिविंग थिंग के पहले लगाया होगा। अब आप सोच रहे होंगे भाई फ्रेंडली भी तो जो है वो एक एडजेक्टिव है। बिल्कुल है। जब नेचर के चीजों को, नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज नोन एज पैथेटिक फैलेसी। और जब नॉन लिविंग थिंग्स को एक ह्यूमन बीइंग्स का एडजेक्टिव दिया जाता है तो दैट इज नोन एज ट्रांसफर्ड एपिथेट। आई होप कि ये लिटरेरी टर्म्स जो मैंने आपको समझाई आपको अच्छी लगी। मैं ये तो नहीं कहूंगी समझ में आई, क्योंकि बहुत से लोगों को ये ऑलरेडी आती हैं। सिर्फ केवल जो है एक प्रयास है कि आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में बताने का। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।